एक अपना छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसको भी भाई कंप्लीट कर लेते हैं। हेडिंग लगाओ, कॉपी पेन उठाओ, हेडिंग लगाओ। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण, यानी कि हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक प्योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे और पता करेंगे कि इसमें कितना फोर्स लग रहा है और कितना कह सकते हो टॉर्क क्रिएट हो रहा है। फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो लगा लो हेडिंग, उठा लो कॉपी पेन, चलो आ जाओ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई खास बात नहीं, खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट समझ लेते हैं। चलो, तो मैंने कहा कि मान लो भाई कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये हमारे सामने तैयार हो गया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसमें हम क्या करते हैं कि एक डाइपोल को हमको रखना है, तो चलो भाई एक डाइपोल रख दिया जाए। यहां पे ये एक हमने डाइपोल को यहां पर प्लेस्ड कर दिया। अच्छा, साइन कन्वेंशन कर लेते हैं, इसका इस पर माइनस क्यू चार्ज है और इस पर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इस पर प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है। अब सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, समझो बात को, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन होगा। ये चीज तो मैंने समझा रखी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यानी कि इधर साइड क्या होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, है कि नहीं भाई? इधर साइड पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन पाएगी। अरे समझाया था ना जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट समझाया था भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। अच्छा ठीक है, तो ये बात तो चमक गई तुम लोगों को। अब बात सुनो, तो पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो इधर भागना चाहेगा। अगर मैं डाइपोल को ऐसे रखूंगा, ध्यान से सुनो, अगर डाइपोल को ऐसे रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पॉजिटिव की वजह से देखो, ये मान लो ये पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। ठीक, अब पॉजिटिव की वजह से ये वाला चार्ज तो इधर भागना चाहेगा, तो भगाओ भाई इसको। देखो मैंने भगा दिया, मैंने कहा कि इस पर इधर साइड फोर्स लगेगा, इसको अपन बोलते हैं F1। ठीक, F1 फोर्स लगेगा, और कितना लगेगा, F1 इज इक्वल्स टू, यहां पर अच्छी तरीके से इसको लिखते हैं, F1 इज इक्वल टू माइनस का QE, सॉरी माइनस मैंने लिख दिया, माय मिस्टेक। F1 इज इक्वल टू QE। ठीक है, अच्छा, अब इस पर भी भाई चार्ज अब फोर्स लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा तो इधर भागने की कोशिश करेगा, तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। ये मैंने बोला अगर ये F2 है तो F2 क्या हो जाएगा, माइनस का QE। ठीक है भाई, नेगेटिव के लिए तो नेगेटिव ले लिया, पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव ले लिया, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहे हैं जो कि लीनियर है, रेखीय बल है, वो दो हैं, एक F1 है और एक F2 है। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, मैं कहता हूं ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, अपोजिट है उस वाले से, सिर्फ इतना बता रहा है, बाकी कोई खास बात नहीं है। मेरी बात को ध्यान सुनो, ये अगर 2 न्यूटन, अगर ये 2 न्यूटन से इधर खींच रहा है और ये भी 2 ही न्यूटन से खींच रहा है, इसमें सुनो, ये 2 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, ये भी 2 न्यूटन से, मतलब ये ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, यानी कि इस वाले में किसी प्रकार का रेखीय विस्थापन नहीं होगा, किसी प्रकार का लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो सकता। ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं शो करेगा। देखो ये इधर उधर नहीं जाएगा, क्यों भाई, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा यहां पर। तो अब ये इधर तो नहीं जा सकता। तो मैं कहूंगा अगर लीनियर फोर्स की बात करें, रेखीय बल की बात करें, अगर मैं लीनियर फोर्स यानी कि रेखीय बल की बात करता हूं, तो मैं बोलूंगा नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट कह सकते हो लीनियर फोर्स, ऐसे बोलो, नेट लीनियर फोर्स, नेट लीनियर फोर्स, कुल रेखीय बल F कितना हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा F इज इक्वल्स टू द F1 प्लस F2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक F1 इधर है, एक F2 इधर है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का QE और F2 क्या है, माइनस का QE, एक दूसरे को मार देंगे, कितना होगा 0, तो फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो भाई
फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है बच्चों कि इसमें किसी भी प्रकार का लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, इसमें रेखीय विस्थापन नहीं हो सकता है, ये यहीं रहेगा, अपनी ही एक्सिस पे रहेगा, यहां से ये घूमने वाला इधर उधर नहीं है। अच्छा, लेकिन अच्छी बात क्या है, ध्यान से इसको समझो, अगर ये यहां पर रखा हुआ है तो इस पर लग रहा है 2 न्यूटन बटे कूलम, मान लो ऐसे सिंपल से बता रहा हूं, इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इधर खींचना चाह रहा है, इस पे भी 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर खींचना चाह रहा है। तो एक्चुअलिटी में अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो ये इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, तो ये क्या करेगा, ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, मतलब ये अपनी एक्सिस पे क्या करेगा, रोटेट करेगा। फोर्स लगा करके किसी बॉडी को रोटेट करना किस टाइप का फोर्स होता है, टॉर्क, आघूर्ण। ये हमने 11th में पढ़ा है, जिसको हम टॉर्क या बल आघूर्ण बोलते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। देखो ये इस टाइप से अपनी जगह पे क्या करेगा, घूम जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, इधर नहीं जाएगा। और मान लो इधर जाता तो बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन है, घूमते हुए जाता तो रोटेशनल मोशन है, समझ रहे हो बात को। लेकिन ये अपनी जगह पर घूम रहा है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, इस पर टॉर्क काम कर रहा है, ये अपनी जगह पर घूमेगा तो इसको क्या बोलेंगे, टॉर्क काम कर रहा है। तो फोर्स तो काम नहीं कर रहा है, लीनियर फोर्स 0 है, तो अब काम क्या कर रहा है, टॉर्क। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। जो दो फोर्स का पेयर काम कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पेयर ऑफ फोर्स, ऐसे बहुत कर सकते हो। जैसे एक ये फोर्स, तो इन दोनों फोर्स का क्या होगा, पेयर हो गया, समझ रहे हो। इसको हिंदी में ऐसे बोला जा सकता है, बल आघूर्ण बराबर एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। इसको चाहो तो लिख लोगे हिंदी में भी, यहां लिखोगे बल आघूर्ण यानी कि टाउ बराबर एक बल का परिमाण, मैं बोल दे रहा हूं लिख लो, गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो टॉर्क यानी कि टाउ, फोर्स कितना काम कर रहा है भैया, क्यू ई, यही तो फोर्स काम कर रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो क्यू ई लग रहा है, और किसी एक का लेना है तो चाहो इसका ले लो चाहो इसका ले लो, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ना है। टॉर्क तो तभी आएगा जब मैग्नीट्यूड सेम होगा, टॉर्क तो तभी आएगा जब मैग्नीट्यूड सेम होगा। यह भी संभव नहीं है, अगर यहां पर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, देखो सुनो, दोनों जब समान होंगे तब तो ये यहीं पर ऐसे घूमेगा, अगर इस पर भी प्लस इस पर माइनस हो तो ये ऐसे घूमेगा, अगर कहीं पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो ये कैसे घूमेगा, तब ये ऐसे घूमेगा, ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे। अगर इधर का ज्यादा होगा तो कह सकते हो इधर ऐसे आएगा, ये फिर ऐसे आएगा, ऐसे घूमते हुए, समझ रहे हो बात को। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तब तो एक ही जगह पे घूमेगा, अगर तुमने किसी एक का भी मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया तो इसमें रोटेशनल मोशन हो जाएगा, फिर भाई घूमते हुए इधर आएगा। फील कर पा रहे हो चीज को। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस या पेयर ऑफ फोर्स, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। हमको किसके बारे में बात करनी है, इसके बारे में। नाम दे देते हैं, इसका नाम दिया अपन ने ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, ठीक है। तो हमको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो BC है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, B इंटू सी कैलकुलेट करना है भाई। चलो बहुत अच्छा है, ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें कोई खास बात थोड़ी ना है। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होती है, 2L, ये तो मैंने समझाया है ना अपने लेक्चर में। यहां से लेकर के यहां डाइपोल की डिस्टेंस कितनी होती है, 2L होती है, और ये कैलकुलेट करना है, ये एंगल थीटा है। तो मुझे बताओ इसका और इसका क्या संबंध है। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहते हैं, और जिस पर एंगल बन रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, तो ये कड़ होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसका और इसका रिलेशन क्या है, लंब बटे कड़ है कि नहीं, लंब बटे कड़ यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो मैं कह सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना है भाई BC, हाइपोटेन्यूज कितना है 2L, तो मैं कह सकता हूं BC इज इक्वल्स टू द 2L साइन थीटा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, BC इज इक्वल टू द 2L साइन थीटा। BC मुझे पता चल गया, मैं यहां पर आकर के लिख दूंगा, टाउ इज इक्वल टू द QE इंटू 2L साइन थीटा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, यहां से Q को उठाते हैं, यहां से 2L उठाते हैं, तो क्या ये 2QL हो जाएगा।
इसको चलो बना भी दे रहा है, E इंटू 2QL इंटू साइन थीटा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखो 2QL क्या P के बराबर होता है, तो मैं लिख सकता हूं टाउ, यहां पर दिख रहा है ना, टाउ इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, P E साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, P E साइन थीटा। इसको नोट कर लो, टाउ बराबर क्या आ जाएगा, P E साइन थीटा। टाउ बराबर क्या आ जाएगा, P E साइन थीटा। इसको ऊपर रफ करते हैं, तो हमारा टॉर्क क्या निकल के आया, P E साइन थीटा। हमको पता है भैया टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और साइन थीटा लगने से हम क्या पता कर सकते हैं कि इसका कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। यानी कि टाउ वेक्टर इज इक्वल टू द P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। कॉस होता, यहां पे कॉस थीटा होता तो डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट। ये अपन बात कर चुके हैं 11th में, टाउ बराबर P क्रॉस E। ठीक है, P का मतलब तो आप जानते हो डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है, और E का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट लिखना चाहोगे तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, P की यूनिट लिख लो, कूलाम मीटर होती है। ठीक है, और E की यूनिट क्या होती है, न्यूटन बटे कूलाम होती है। काट पीट के देख लो, टाउ की यूनिट हमारी आ जाएगी, उसी टाउ की यूनिट को लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक की बात चमक गई, बहुत अच्छी बात। इसको भी नोट कर लो। अब इसमें एक बहुत छोटी सी बात है, वो भी हम तुमको समझा देते हैं। अब तुमसे इसमें पूछ सकता है डिस्कशन में, अगर छोटी छोटी बातों पे करना चाहूं तो तुमसे पूछ सकता है, जैसे पहली चीज कि ये जो थीटा है इसका वेरिएशन कहां से कहां हो सकता है। तो हमने देखा कि यहां पर क्या है, साइन थीटा है। तो जो हमारा टाउ का फंक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार से काम करेगा, मैं तुमको दिखा देता हूं। ठीक है, ये हमारे साइनोसाइडल कर्व की तरह काम करेगा कुछ इस प्रकार से। ये यहां पर मैक्सिमम और यहां पर मिनिमम, इसको अपन बोलेंगे माइनस का Pe, इसको अपन बोलेंगे प्लस का Pe। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत नहीं। इसको साइनोसाइडल कर्व बोलते हैं। इसको कौन सा कर्व बोलते हैं, साइनोसाइडल कर्व बोला जाता है। ठीक है, इसको कौन सा कर्व बोलते हैं, साइनोसाइडल। यानी कि 0 से लेकर के 90 डिग्री पर यहां पर तो टाउ मैक्सिमम होगा, यानी कि Pe मैक्सिमम होगा, और उसके बाद यहां पर घटेगा, यहां पर मिनिमम होगा। समझ रहे हो, ये टाउ हमारा कुछ इस प्रकार से काम कर रहा होगा। पहले मैक्सिमम पर टॉर्क होगा, फिर उसका 0 होगा, फिर मिनिमम होगा, फिर 0 होगा। इस प्रकार से हमारा टॉर्क काम करेगा। इसमें एक बहुत छोटी सी बात है, उसको भी मैं बता देता हूं। इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा विजुलाइज करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, टाउ बराबर Pe, टाउ बराबर Pe साइन थीटा। ठीक है, चलो यहां से इसको हटा देते हैं जिससे हमको थोड़ा सी जगह मिल जाए। ठीक है, देखो पहली बात समझो, दूसरी बात। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि इफ थीटा इज इक्वल टू द 0 डिग्री, या फिर कह सकते हो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, साइन थीटा, अगर साइन में कहानी क्या होती है भाई, साइन का अगर अपन केस लेते हैं ना, तो साइन चाहे 0 हो चाहे थीटा हो। अगर मैं ये बोलूं साइन थीटा को मैं 0 के बराबर करना चाहता हूं भाई, सीधी बात है मेरी, मैं साइन थीटा को किसके बराबर रखना चाहता हूं, 0 के बराबर रखना चाहता हूं। तो फार्मूला लगाते हैं, टाउ बराबर Pe साइन थीटा, टाउ बराबर Pe साइन थीटा। अब अच्छा, इसमें दूसरी बात सुनो, अगर साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री का भी वैल्यू 0 होता है, साइन 180 वैल्यू भी 0 होता है, तो मैं कह सकता हूं टाउ कितना होगा, 0। अब समझो इसका मतलब क्या है, इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखो थीटा 0 यानी कि इस केस, और 180 इस केस की। यहाँ पर देखो, यहाँ भी टाउ जो हमारा होगा वो भी 0 होगा, और इस वाले केस में भी हमारा टाउ क्या होगा, 0 होगा। देखो ये दिखाया जा रहा है, एक्चुअलिटी में Pe और माइनस Pe किसका खेल है, टाउ का ही तो खेल है। ये किसका खेल है, टाउ का ही तो खेल है। समझ बात को, तो यहाँ भी टॉर्क 0 होगा 0 वाले केस पर, और यहाँ भी टॉर्क हमारा क्या होगा, 0 ही होगा। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ तीसरी कंडीशन की, जहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम होगा, तो किस किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, एक तो ये इस वाले फेज पे, जब हम थीटा कितना ले लें, 90 डिग्री ले लें, और एक इस फेज पे जब थीटा हमारा कितना हो, 270 हो। समझ रहा तो, या तो एक तो 90 डिग्री पर हो तब ज़्यादा मैक्सिमम होगा, या तो फिर 270 डिग्री पर हो तब भी हमारा ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देखो यहाँ पे भी टॉर्क हमारा क्या है, 0 ही है।
ये 0 वाली पोजीशन है, ये 180 की पोजीशन है, ये 360 की पोजीशन है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब थीटा आप या तो 90 रखो या 270 रखो, दोनों पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मैं कह सकता हूँ इफ थीटा इज इक्वल टू द 90 डिग्री, सो टाउ इज इक्वल टू द पी इंटू ई। साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इस कंडीशन के लिए अगर मैं थीटा 90 डिग्री लेता हूँ तो हमारे साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा टाउ बराबर पी, यानी कि ये मैं इस वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा टॉर्क क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। टाउ पी ई अगर आ गया तो इसको बोलेंगे टाउ कैसा है, मैक्सिमम है। ये जो हमारा टॉर्क है ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर घूमेगा। अगर इसको 90 डिग्री में यहाँ पर लाओगे तो बहुत तेज़ घूमेगा, इस खड़ा ऐसे रखोगे तो बहुत तेज़ घूमेगा खटाक से, समझ रहे हो। ये देखो 90 डिग्री, ये देखो, समझे। अब इसकी देखो ये क्या है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई की डायरेक्शन है, और ऐसे अगर तुमने अपने टॉर्क को रख दिया, सॉरी डाइपोल को रख दिया, ये माइनस से प्लस है, तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में कितने एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और यहाँ पर जो हमारा टॉर्क बनेगा बहुत तेज घूमेगा। भाई ऐसे रखोगे तो बहुत तेज घूमेगा, जैसे धड़ाम से, समझो। ऐसे रख दोगे तो घूमेगा ही नहीं, क्योंकि ये 0 डिग्री पर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनी हुई है और यहाँ पर आप अपने टॉर्क, अपने डाइपोल को इस प्रकार से रखते हो, कुछ इस प्रकार से डाइपोल को रखते हो, तो नहीं घूमेगा, तो इसमें टॉर्क 0 आएगा। और अगर ऐसे रखते हो तो टॉर्क बहुत ज़्यादा होगा। कहानी मेरी समझ में आई। यहाँ पर टॉर्क 0 है, कुछ टॉर्क, कुछ टॉर्क, कुछ टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा, बिल्कुल 0 हो गया, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, मैक्सिमम टॉर्क। समझ गए बात को, कोई दिक्कत। इस टाइप से आप कहानी को समझ सकते हो। तो यहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम आएगा। अगर यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो E इज इक्वल टू द टाउ मैक्सिमम बटे P। ठीक है, और यहाँ से आप P की वैल्यू भी निकाल सकते हो, P इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम बटे E। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो ये एक दो केस है, इस वाले केस को भी तुम कंप्लीट कर लो। बहुत छोटी सी बात थी, इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो मुझे बताओ, उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से कोई खास बात है नहीं। अब यहाँ पे सिंपल सी टॉर्क की कहानी है। ये टॉर्क हमारा एक बार और आएगा भी आगे वाले लेक्चर में, तो वहाँ भी मैं समझाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात, अगर इसको ऐसे रखोगे तो 0 डिग्री पे है। देखो ये बिल्कुल उसी प्रकार से कहानी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और टॉर्क भी हमारा इसी डायरेक्शन में है, समझे, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की भी डायरेक्शन यही है, तब हमारा थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, यानी कि ये वाला केस आ रहा होगा। अगर मैं इस वाले केस की बात करूंगा तो ये कुछ कैसा केस बन रहा होगा। यानी कि मैं कहने का मेरा मतलब ये है, अगर अपने तुम डाइपोल को इस वाली कंडीशन में रखोगे तो कोई टॉर्क नहीं, ये नहीं घूमेगा ना इधर, इधर तो भाई वैसे भी नहीं जा रहा है। ठीक है, और टॉर्क भी नहीं बनेगा, क्योंकि जितना इधर खींच रहा है उतना ही इधर खींच रहा है, ऐसा कुछ है। इतना करोगे तो ऐसे, मतलब इधर इधर धागा बांधो, इधर धागा बांधो, और यहाँ पे इसको कील से ऐसे करके ठोक दो, और जैसे खींचो तो ऐसे खींच जाएगा, और यहाँ पर सबसे ज्यादा ये खींचेगा। समझ रहे हो बात को। यही है हमारा टॉर्क, कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना टॉर्क क्रिएट होगा। आपके केस में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं है, हालांकि ये भी पढ़ाने योग्य टॉपिक है, लेकिन आपका सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी डाइपोल का केस नहीं है, तो उसको अपन नहीं कराते हैं। इस चीज को नोट कर लो। ओके, चलो भाई नोट कर लो इस